A very good morning to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are on परचम. सुबह के बज चुके हैं 7 and it is time for our daily CA session. कौन सी तारीख है जी आज? आज है 18th of January 2024. So 18 जनवरी यानी कि पौष महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी और इस दिन हमारा प्यारा चांद दिखेगा ऑलमोस्ट हाफ बिल्कुल हाफ सो आज के हमें डेली सीए पढ़ने हैं और उनको पढ़ना शुरू करें उससे पहले हम पीडीएफ की जानकारी दे देते हैं. आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे आज के वीडियो में उसका एक पीडीएफ होगा, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग. इंग्लिश वाला हाथों हाथ मिल जाता है, हिंदी वाला 11 साढ़े 11 के अप्रॉक्स तक मिल जाता है आपको टेलीग्राम पे. कहाँ मिलेंगे ये दोनों? फ्री पीडीएफ हैं परचम के टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप परचम ऐप के फ्री मटीरियल सेक्शन से भी इनको ले सकते हो. ठीक है, अगर आपको वीकली या मंथली मैगजीन चाहिए सीए की जो ऑर्गेनाइज होती है, सेक्शन वाइज होती है, तो उसके लिए आपको parchamclasses.in वेबसाइट को विजिट करना होगा. अगर आप बार बार पीडीएफ लेकर के पढ़ते हैं तो आई विल रेकमेंड, मैं एडवाइस करूंगी आप या तो सीए सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या पीडीएफ बैंक ले लीजिए ताकि आपको जो भी कुछ चैनल पे पढ़ाया जा रहा है सीए का उन सबके पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगे. बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी चाहिए तो आप पीडीएफ बैंक की तरफ मूव कर जाओ. ये दोनों आपको परचम ऐप पे मिल जाएंगे. ठीक है जी, ज़्यादा जानकारी मैं और यहाँ नहीं दूंगी बिकॉज हम सेशन कंटिन्यू करेंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स, मेल या ऐप चैट में कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम शुरू करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन के साथ में. कल जाते जाते आपसे क्या क्वेश्चन किया गया था? मैंने पूछा था इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फेमस बारगढ़ धनु यात्रा फेस्टिवल या धनु यात्रा फेस्टिवल और सेलिब्रेटेड. तो बरगढ़ जो है या बारगढ़ जो है वहाँ पे धनु यात्रा फेस्टिवल चल रहा है, 11 दिन का ये होता है. कौन से स्टेट में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है? मैंने आपसे पूछा था. राइट आंसर बिल्कुल ए, ओडिशा है. सब ने राइट आंसर दिया है. वेरी गुड, तालियां बजा लीजिए खुद के लिए. ओके, आगे बढ़े उससे पहले अभी IBACIO का एग्जाम हुआ है, कुछ बच्चों का हो चुका है और उन्होंने मैसेजेस भेजे हैं दैट जितने भी कॉमन करंट अफेयर क्वेश्चंस थे परचम ने पढ़ाए थे वो सब मुझे अपने एग्जाम में देखने को मिल गए. सो थैंक यू. 5 to 6 क्वेश्चन मेरे शिफ्ट के अंदर एग्जाम में मुझे देखने को मिल गए. थैंक यू. और आई एम रियली ग्लैड कि यहाँ जो भी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, यू आर मेकिंग गुड यूज़ ऑफ द कंटेंट. अगर आप यहाँ से शिद्दत से पढ़ लोगे, कोई भी वनडे एग्जाम ऐसा नहीं है जहाँ सीए फोड़ करके नहीं आओगे, कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम ऐसा नहीं है जहां अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे. यूपीएससी सीडीएस तक के लेवल की तैयारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी. ठीक है, सो दिस इज जस्ट टेस्टिमनी टू दैट. आ जाइए, शुरू करेंगे. कल था गुरु गोबिंद सिंह जयंती यानी कि 17 को हमने सेलिब्रेट की थी गुरु गोबिंद सिंह जयंती. उसी से रिलेटेड न्यूज़ है वो देख लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर पेज होमेज टू श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ऑन प्रकाश उत्सव. सो प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने अपनी शुभ कामनाएं सबको दी थी और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी गुरु गोबिंद सिंह जी को क्योंकि उनका प्रकाश उत्सव था. ठीक है, तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में थोड़ा देखते हैं. सिखों के 10 गुरु रहे. ठीक है, तो जो 10th गुरु बोले गए, माने गए, वो कौन है? 10th गुरु कौन है सिखों के? गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु हैं. इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ 22 दिसंबर 1666 में जो पटना साहिब है बिहार का, वहाँ इनका जन्म बताया जाता है. और जब ये पास अवे हो रहे थे यानी जब ये स्वर्ग सिधार रहे थे तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया कि अब से जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो इनकी होली पुस्तक है सिखों की, उन्हीं को गुरु मान करके अब आप आगे विराजमान करेंगे और उन्हीं के जो उनमें लिखी हुई बातें उन्हीं का आप अनुसरण करेंगे, उन्हीं को आप फॉलो करेंगे. ठीक है, तो ही वॉज द 10th सिख गुरु और इनके बाद गुरु किसे माना गया? गुरु ग्रंथ साहिब को माना गया और इन्होंने ही ये चीज़ बोली थी. ओके, अब इनसे जुड़ी हुई एक दो खास बातें हैं. तो खालसा जो है सिखों में, जो खालसा पंथ है उसकी शुरुआत इन्होंने 1699 के अंदर करी थी, उसकी नींव रखी थी और जिसके तहत खालसा पंथ दिखाता है करेज, सेक्रीफाइस, इन सब चीज़ों को. और उसमें 5 के इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. अगर आप खालसा पंथी हैं तो ये 5 क से जुड़ी हुई चीज़ें आपके पास होती हैं, आप हमेशा अपने इनको पालन करते हो. क्या है वो? केश, यानी कि जो मेल्स हैं वो दाढ़ी के और सिर के केश नहीं काटते हैं, फीमेल्स भी सिर के केश नहीं काटती हैं. ठीक है, तो केश हो गया. दूसरा क है कंघा, वुडन कोम्ब एक रखा जाता है. किरपाण, ये जो आप कटारी बोलें या छोटी सी तलवार बोलें, तलवार तो नहीं होती, कटारी रादर हम इसको कहते हैं. कछेरा, एक प्योर कॉटन का लॉन्ग अंडरगारमेंट होता है जो ये पहना जाता है, इसको कछेरा कहा जाता है. एंड कड़ा, जो हाथ में पहनते ही हैं सिख. ये 5 केस थे जो कि खालसा पंथ की निशानी मान लीजिए या उनके चिन्ह के रूप में स्टैब्लिश किए गए. और खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी. ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ओके,
आप स्टैटिक देख लेते हैं, 10 सिख गुरु कौन से रहे, सेम सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है 4th सिख गुरु, 5th सिख गुरु, है ना, इनसे रिलेटेड हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हो, पर अभी के लिए हम सीक्वेंस देख लेंगे। तो गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, अमरदास जी, रामदास जी, अर्जन देव। ठीक है, सो गुरु नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, बोल दीजिएगा मेरे साथ तो फटाफट याद हो जाएगा, अगर याद नहीं है तो। गुरु नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, गुरु नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, हर गोबिंद, हर राय, हर किशन, थोड़ा राइम करते हुए बोलिए, हर गोबिंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर गोबिंद सिंह जी। ठीक है, तेग बहादुर गोबिंद सिंह जी, जो ये 10 नाम हैं, गुरु नानक, अंगद, अमर, राम, अर्जन, ये 5 नाम हो गए। गुरु हर गोबिंद, हर राय, हर किशन, तेग बहादुर गोबिंद सिंह जी। ठीक है, तो कभी कभी ना बच्चों वाला मेथड अपना लिया करो, नर्सरी में राइम्स होती थी, बड़ी जल्दी याद होती थी ना, थोड़ी सी राइमिंग डालिए, 10 के 10 सिख गुरु आपके ऊपर कृपा बना देंगे अपनी। चलिए ओके, अब आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से देख लीजिए, जिन बच्चों ने अभी तक ये अपडेट नहीं ली है कि करंट अफेयर की ईयर बुक पूरे 2023 को कवर करते हुए, यानी जनवरी से दिसंबर 2023 का कवरेज करते हुए 24th का एडिशन है, ये एडिशन है पर इसमें 2023 का पूरा न्यूज़ है, कैटेगरी वाइज कंपाइल्ड लाइव इंडेक्स है, यानी आप इंडेक्स पे क्लिक करोगे और वो आपको उसी पेज पे ले जाएगा, ये सब है। और ये ई बुक फॉर्म में है, यानी PDF फॉर्म में है। नहीं जी, इस साल हम हार्ड कॉपी नहीं लाएंगे। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी? परचम ऐप पे और वेबसाइट दोनों जगह मिल जाएगी। प्लीज़ चेक आउट फॉर द डिस्काउंट ऑन परचम ऐप। आपके लिए शायद डिस्काउंट चल रहे होंगे, नहीं तो इनॉग्रल ऑफर चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, तो प्राइसेस स्लैश डाउन होंगे या फिर कोई डिस्काउंट होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। इंग्लिश में ही है वो बुक, हिंदी में नहीं आएगी। ओके, बहुत बड़ी न्यूज़, विश्वनाथन आनंद जी को पीछे करते हुए लाइव रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं आर प्रज्ञनंदा। चेस की बात मैं कर रही हूँ। सो रमेश बाबू प्रज्ञनंदा, जो हम पॉपुलरली आर प्रज्ञनंदा कहते हैं, इन्होंने सरपास किया है विश्वनाथन आनंद को टू बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर। बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है। सो आर प्रज्ञनंदा काफ़ी यंग खिलाड़ी, और कैसे इनकी रैंकिंग नंबर 1 पे पहुंच गई, इंडिया के नंबर 1 प्लेयर कैसे बन गए? बिकॉज हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लेरेन को टाटा स्टील मास्टर्स, जो कि नीदरलैंड में हुआ, उसमें हराया। और जैसे ही जब आप वर्ल्ड नंबर 1 को हराते हो, आपकी रैंकिंग शूट अप हो जाएंगी। इसी के चलते इनकी जो रैंकिंग है, लाइव रेटिंग्स जो हैं रादर, वो इंडिया में टॉप पे आ चुकी हैं। ठीक है, इस विक्ट्री के चलते ही हैज़ सक्सीडेड विश्वनाथन आनंद ऑल्सो, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ भी स्पोर्ट्स कैटेगरी से देख लेते हैं। काफ़ी सालों में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में या किसी भी ग्रैंड स्लैम टाइटल में एक इंडियन टेनिस प्लेयर ने किसी टॉप सीडेड प्लेयर को हराया है। टॉप सीडेड यानी बहुत ऊपर अच्छी रैंकिंग रखते हुए प्लेयर को। उससे जुड़ी हुई खबर है। सुमित नागपाल, जो कि इंडिया में टॉप नॉच टेनिस प्लेयर हैं, सुमित नागपाल, वो पहले इंडियन मैन बन गए हैं। ही हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन मैन इन 35 years टू बीट सीडेड प्लेयर एट ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ग्रैंड स्लैम का पूरा सीजन चालू हो रखा है, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है और उसके अंदर सुमित नागपाल ने हराया है टॉप गुड सीडेड प्लेयर को, वर्ल्ड नंबर 27 को, अलेक्जेंडर ब्यूब्लिक ऑफ कजाकिस्तान। ठीक है, ऐसा 35 ईयर्स बाद हुआ है। तो ये इवेंट ध्यान रखेंगे। सेकेंड राउंड हो रहा था ऑस्ट्रेलियन ओपन का, उसमें इन्होंने इनको हराया है। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो एक बुक से रिलेटेड है। दो बहुत ही स्वीट लोग हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं और ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और ये हैं द मूर्ति कपल, राइट। सो किताब का नाम है एन अनकॉमन लव। What is the title of the book? An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayan Murthy। और इस किताब को किसने लिखा है? चित्रा बैनर्जी देवकर्णी, और इन्होंने ये बुक अपनी की है रिलीज। चलिए, बुक एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति रिलीज की गई है। ऑथर का नाम ध्यान रखेंगे, चित्र बैनर्जी दिवाकरुणी। एंड जो मूर्तिज हैं उनके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, को फाउंडर्स हैं इन्फोसिस के और बहुत रिस्पेक्टेड कपल हैं। इनके ऊपर इनकी लाइफ कैसी रही, हाउ दे मेट, हाउ दे बिकेम पार्टनर्स एंड व्हाट वर देयर स्ट्रगल्स एंड एवरीथिंग इस बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। अगली न्यूज़ भी किताब से रिलेटेड है, एंड इस बुक को हमारे वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब ने रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है। लिखी किसने है? ये कौन है? मनसुख मंडाविया जी, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर भी हैं। हाँ जी। सो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीजेस बुक टाइटल फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। किताब का क्या टाइटल है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। हमें जो वो कीटनाशक होते हैं ना, नहीं वो तो इंसेक्टिसाइड होते हैं, फर्टिलाइजर जो खाद होती है, सो खाद के अंदर हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, इससे रिलेटेड ये बुक है। और
उर्वरक है ना। सो इसका हिंदी जो टाइटल है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह, और ये लिखी किसने है? मनसुख मंडाविया जी ने लिखी है। इसका विमोचन किसने किया है, लॉन्च किसने किया है? धनखड़ साहब ने किया है। ओके, सो इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर मनसुख मंडाविया और इसके हिंदी वर्जन को उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह टाइटल दिया गया है। इसके अंदर कैसे इंडिया सेल्फ रिलायंट बनने की जो पूरी जर्नी है उसके बारे में बात की गई है। पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर जो हम सेल्फ रिलायंट बन रहे हैं। अगली न्यूज़, अच्छा ये पोस्टर पुराना है, मैं बता दूं ये गलत लग गया है, ये कर्टन रेजर का पोस्टर है पर इवेंट वही है। विंग्स इंडिया 2024 ये होने जा रहा है और एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है सिविल एविएशन में। ध्यान रखिएगा पोस्टर पुराना है, इस डेट को देख करके कंफ्यूज मत होना कि मई 18 2023 की कोई न्यूज़ मैम बता रही है, नहीं, दिस पोस्टर थोड़ा ब्यूटीफुल था तो हमने डाल दिया। एनीवेज, सो विंग्स इंडिया 2024 इवेंट होने जा रहा है बेगमपेट एयरपोर्ट जो कि हैदराबाद के अंदर है। और ये जो विंग्स इंडिया 2024 इवेंट है ये एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन शो होगा, राइट, जिसके अंदर नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट, जो भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं और जो भी टूरिज्म के सेक्टर में एडवांसमेंट हुआ है उन सबको डिस्प्ले किया जाना है। कहाँ पे? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद के अंदर। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोलैबोरेट कर रही है फिकी के साथ में। फिकी इज व्हाट? फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये हैदराबाद के अंदर कब होगा ऑर्गेनाइज? आज चालू हो रहा है और 21 तारीख तक होगा। तो 18 to 21 जो विंग्स इंडिया 2024 इवेंट है, जो एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन से रिलेटेड शोकेसिंग इवेंट है, वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें थीम क्या रखी गई है? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल। मैंने आपसे पूछा था अमृतकाल कब का है? हाँ, तो जब हम हमारे 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएंगे ना, तो 75 ईयर्स से लेकर के 100 ईयर्स वाला यानी कि 2047 तक ये जो अभी टाइम चल रहा है इसको हम अमृतकाल बोलते हैं। सो कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृतकाल, ये थीम रखी गई है इस इवेंट की। बोइंग एयरक्राफ्ट 7779 और न्यू एयरबस जो बहुत टेक्निकली हाई एंड माना जाता है, न्यू एयरबस A350, इनको भी पहली बार डिस्प्ले किया जाएगा इस इवेंट के अंदर। और इसमें इंडियन एयरफोर्स की जो सारंग हेलीकॉप्टर टीम है वो एक एयर शो भी, या जो भी मनोवर्स जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ वहाँ घुमाए जाते हैं ना, उसको मनोवर कहा जाता है। सो वो भी शो करेंगे बेगमपेट एरिया के अंदर। और हुसैन सागर लेक, तो हुसैन सागर लेक कहाँ है? कहाँ है? तेलंगाना हो गया। ठीक है जी, चलिए अगली जो खबर आ रही है वो स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग से रिलेटेड आ रही है। हमने देखा था कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक चल रहा है 10 तारीख से लेकर के 17 तारीख अप्रॉक्स तक, है ना। और स्टार्टअप इंडिया जो हमारा स्टार्टअप डे है वो 16 जनवरी को मनाया गया। और इसी के चलते जो स्टार्टअप इंडिया बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रैंकिंग है 2022 के परफॉर्मेंस के बेस पे, उनको भी रिलीज़ किया गया है। तो अलग अलग स्टेट्स के बेसिस पे, पॉपुलेशन वगैरह के बेसिस पे रैंकिंग इशू की गई है। कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टार्टअप के एरिया में, स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छा दे रखा है, कौन उससे कम है, कौन सबसे कम है, ये सारी रैंकिंग्स हैं। ठीक है, तो अब इससे जुड़ा हुआ हमको देखना है। आप इस मैप में अगर देख सकते हो तो ये क्या है? हिमाचल प्रदेश है, ये क्या है? गुजरात है, दिस इज कर्नाटका, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। तो लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु टॉप पे रहे हैं। स्मॉलर स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 1 CR से नीचे है उसमें हिमाचल प्रदेश टॉप पे रहा है। तो आप यहाँ से भी फिगर आउट कर सकते हो, नहीं तो पढ़ेंगे हम। सो स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2022, ऐसा नहीं है बहुत पुरानी है और हम लेट पढ़ रहे, नहीं, 2022 की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे ये रैंकिंग दी गई हैं और अब अनाउंस की गई हैं। ठीक है, इसको किसने रिलीज़ किया है? DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने रिलीज़ की है। ये 4th एडिशन है इन अवार्ड्स का या रैंकिंग्स का। और इसमें टोटल 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने पार्टिसिपेट किया था। उनकी पूरी रैंकिंग्स को निकाला गया है बेस्ड ऑन 7 रिफॉर्म एरियाज एंड 25 एक्शन पॉइंट्स। 7 एरियाज में 25 पॉइंट्स के ऊपर इन सबको रेट किया गया। ओके, अब सारी रैंकिंग आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए टेबल में डाल दी गई है ताकि आप आराम से पढ़ सको। तो देखो, एक कैटेगरी बनाई गई, कैटेगरी ए, जिसके अंदर लार्जर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को रखा गया जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है। और उसके अंदर बेस्ट परफॉर्मर कौन रहे? गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, जो हमने मैप पे देखा। ये सारे के सारे स्टेट्स याद करने हैं क्या? नहीं करने हैं, है ना। सो टॉप परफॉर्मेंस आप याद रखोगे
सॉरी बेस्ट परफॉर्मर्स है ना। फिर अगले जो आए हैं सेकंड नंबर पे उनको टॉप परफॉर्मर नाम दिया गया, उसके अगलों को लीडर दिया गया है, फिर एस्पायरिंग लीडर और ये एमर्जिंग इकोसिस्टम जो धीरे धीरे उभर रहे हैं अभी। ठीक है, सो एस्पायरिंग लीडर्स जिनकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम ही रही है, बिहार और हरियाणा, एंड एमर्जिंग जो धीरे धीरे अब ऊपर आ रहे हैं, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। सो आप जिनको मैंने बोल्ड किया है ना उनको थोड़ा ध्यान रख लीजिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अब अगर हम कैटेगरी बी की बात करें, स्मॉलर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से नीचे है, तो टॉप किसने किया है? बेस्ट कौन रहा? हिमाचल प्रदेश। यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा यहाँ दिया गया है। ठीक है, स्टार्टअप में रैंकिंग किसकी अच्छी होगी? जहाँ ज़्यादा स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिल रहा है, इस तरह की स्कीम्स हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और एमर्जिंग में कौन आ रहे हैं? चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी, सिक्किम, राइट। और अलग से अगर आप पीआईबी की न्यूज़ देखो ना, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सो पीआईबी की न्यूज़ देखो तो मेघालय के बारे में भी न्यूज़ बता रखी है कि मेघालय टॉप परफॉर्मर के तौर पे उभरा है इन स्टार्टअप रैंकिंग इकोसिस्टम्स। तो मेघालय भी ध्यान रख लीजिएगा कि भाई सेकंड नंबर पे रहा है अरुणाचल के साथ, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अगर कहीं भी हायर रैंकिंग में आते हैं ना तो हम थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए हमको उस पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पहुँचा नहीं है अगर आप मेनलैंड से कंपेयर करो तो फिर भी स्मॉलर स्टेट्स में अरुणाचल और मेघालय टॉप परफॉर्मर्स यानी सेकेंड लेवल पे आए हैं आफ्टर हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, चलिए बस यहाँ इतना ही ध्यान करना है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फो ले लेते हैं। जब लास्ट एडिशन हुआ था ना अवार्ड्स का, तब गुजरात और कर्नाटका तब भी टॉप पे थे। ठीक है, गुजरात और कर्नाटका, लेकिन केरला, तमिलनाडु नहीं थे, है ना। सो केरला उस समय टॉप परफॉर्मर में था यानी सेकंड नंबर पे था, तमिलनाडु उस समय लीडर पोजीशन पे था। तो इन दोनों स्टेट्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बाकी गुजरात और कर्नाटका तो लास्ट टाइम भी टॉप पे थे, अभी भी टॉप पे हैं। एंड काफ़ी सारी न्यू स्कीम्स और इनिशिएटिव सरकार चला रही है काफ़ी, जिसकी वजह से स्टार्टअप में बढ़ोतरी हुई है। हम स्टार्टअप हब बनते जा रहे हैं एक तरह से ग्लोबल लेवल के ऊपर, इसका भी हम ध्यान रखें। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। एक न्यूज़ ये आ रही है कि मेजर ए रंजीत कुमार, क्या नाम है जी? मेजर ए रंजीत कुमार जी ने रिसीव किया है सेकंड सेना मेडल गैलेंट्री यानी वीरता के लिए। तो एक सेना मेडल इनको पहले मिला था 2020 में, अब एक और सेना मेडल मिल गया है। और जब दोबारा सेना मेडल मिलता है ना तो बार 2 सेना मेडल कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? बार 2 सेना मेडल। और ये इनको सेंट्रल कमांड इन्वेस्टिचर सेरेमनी के दौरान दिया गया जो कि लखनऊ में हो रही थी। इन्होंने क्या किया ऐसा जो इनको बार 2 सेना मेडल मिला है, तो जब एवलांच वगैरह होता है ना, एकदम से बर्फ़ खिसकती है, एक लैंडस्लाइड मानिए या फिर बर्फ़ का तूफान बोलिए उसको, जब पहाड़ों से बर्फ़ स्खलन होता है, तो उस दौरान 29 स्टूडेंट्स जो लापता हो गए थे उनको ढूंढने में इन्होंने पूरा मिशन लीड किया था उत्तरकाशी उत्तराखंड के अंदर। उसके चलते इनको ये पदक दिया गया है। अगली न्यूज़ आ रही है पीएम मोदी के साउथ इंडिया पे जो दौरा चल रहा है उनका। तो आंध्र प्रदेश के विजिट के दौरान एक मंदिर को उन्होंने जाकर के वहाँ पूजा अर्चना की है, तो वो मंदिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और वहाँ पे उन्होंने कुछ एक पपेट शो देखा है, तो वो पपेट्री कहाँ से रिलेट करती है, तो ये सब स्टैटिक के एंगल से अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है काम की। तो जल्दी से देखेंगे। पीएम परफॉर्म्स दर्शन एंड पूजा एट वीरभद्र टेम्पल। तो पहला क्वेश्चन, वीरभद्र टेम्पल कहाँ है? लेपाक्षी आंध्र प्रदेश के अंदर है। स्टैटिक का क्वेश्चन बन गया। लेपाक्षी पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश के अंदर जो वीरभद्र टेम्पल है वहां पीएम मोदी जी ने पूजा अर्चना की है। ठीक है जी, वहां इन्होंने रंगनाथ रामायण भी सुनी तेलुगु में, तो रंगनाथ रामायण तेलुगु भाषा के अंदर सुनी गई है। ट्रेडिशनल शैडो पपेट्री आर्ट भी देखी, जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, ये पीएम मोदी जी बैठे हुए हैं और ये शैडो पपेट्री देख रहे हैं। इस शैडो पपेट्री जो कि आंध्र प्रदेश में होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है थोलू बोमालाटा। थोलू बोमालाटा, ओके, ये हमने पहले भी एक बार पढ़ा था। थोलू बोमालाटा कौन से स्टेट से रिलेटेड है? आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। क्या है? लेदर के पपेट्स बनाए जाते हैं और शैडो की मदद से पूरा परफॉर्मेंस दिया जाता है। ठीक है, थोलू बोमालाटा आंध्र प्रदेश। आइए हम थोड़ा मंदिर दर्शन और उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन से मंदिर की बात चल रही है भाई? हम वीरभद्र मंदिर की बात कर रहे हैं। वीरभद्र मंदिर जो कि लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है, इसको 1530 एडी में वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना जो कि ब्रदर्स थे उन्होंने मिलकर के बनाया था। और ये दोनों गवर्नर्स थे विजयनगर एम्पायर के, किंग अच्युता राय के समय के। राजा उस समय थे अच्युता राय और उसमें जो गवर्नर्स थे दोनों भाई, उन्होंने वीरूपन्ना नायक और वीरन्ना इन्होंने मिलकर के मंदिर बनवाया था। और ये विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड मंदिर है।
ठीक है, अब हम आएंगे, अब हमने एक पपेट्री की बात की ना, थोलू बोमलाटा की। सो अब कुछ और पपेट्रीज हैं जो इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, तो ये सब मैं आपको स्टैटिक के एंगल से बता रही हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया होता है, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आर्ट फॉर्म हो या फिर जो क्राफ्ट्स होती हैं, फोक क्राफ्ट होती हैं, फोक आर्ट होती हैं, पपेट्री होती है, डांस फॉर्म्स होती है, सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, रॉड पपेट जो रॉड्स पे चलाए जाते हैं, उसमें से पुतुल नाच वेस्ट बंगाल का है, काठी कांधे ओडिशा का है, इसको ओडिशा लिख लीजिएगा जी, वरना बच्चे मुझसे लड़ेंगे, मैम उड़ीसा नहीं है ओडिशा है। यमपुरी बिहार का है। फिर शैडो पपेट जिसमें परछाई के माध्यम से कहानियां सुनाई जाती हैं, तो थोलू बोमलाटा हमने देख लिया, आंध्रा का है। तोगालू गोम्बेयाटा ये कर्नाटका का है। रावण छाया, ये रावण छाया का पिक्चर है, रावण छाया ओडिशा का है, ये भी ओडिशा लिख लीजिएगा। ठीक है, देन स्ट्रिंग पपेट की बात करें जो धागों से किए जाते हैं, तो कुंधेई ओडिशा कर लीजिएगा, ओडिशा इसको। और फिर कठपुतली, कठपुतली राजस्थान का बहुत पॉपुलर है। और बोमलाटम, बोमलाटम तमिलनाडु का है। थोलू बोमलाटा आंध्रा का था, बोमलाटम तमिलनाडु का है। इसको एक दो बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मोटे मोटे सारे इंपॉर्टेंट पपेट्रीज आपको यहाँ पे कवर करवा दिए। और भी होते हैं, ऐसा नहीं मैंने 100% करवा दिए, बिकॉज करंट अफेयर है तो थोड़ा सा ही मैं स्टैटिक दूंगी, पर फिर भी काफ़ी सारा दे दिया। अगली न्यूज़ पे बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ आ रही है कि तेलंगाना ने साइन किया है एक अग्रीमेंट विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तेलंगाना साइंस एन अग्रीमेंट विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फॉर सेटिंग अप C4IR इन हैदराबाद। C4IR हैदराबाद के अंदर C4IR सेटअप करने के लिए जो तेलंगाना के CM हैं, उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट के साथ में। ठीक है, अब ये C4IR क्या है? सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चौथा चरण जिसके अंदर टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर के साथ में कंबाइन करके हेल्थ के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट किए जाएंगे। समझ में आ गई बात? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अग्री किया है कि हाँ जी, हम सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये जो C4IR है, हैदराबाद के अंदर सेटअप करेंगे। अग्रीमेंट कौन से दो लोगों के बीच में हुआ है? जो CM हैं A रेवंत रेड्डी जी और WEF के प्रेसिडेंट हैं बॉर्ज ब्रांड, इनके बीच में ये हुआ है। और अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग वगैरह चल रही थी, समिट चल रहा था, कहाँ? दाओस स्विट्जरलैंड में, तो उसी दौरान ये अग्रीमेंट भी साइन किया गया। ये जो C4IR है, इसको लॉन्च फरवरी 2024 में किया जाना है, जब बायो एशिया 2024 कॉन्फ्रेंस होगी हैदराबाद में ही। ठीक है जी। और इससे क्या होगा? जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हेल्थ केयर के अंदर लगा करके और बड़े बड़े एडवांसमेंट्स में बढ़ोतरी की जाएगी। मैं अभी स्टेज से गिर जाती। चलिए, अगली जो खबर आ रही है वो जगन्नाथ मंदिर से आ रही है, यानी ओडिशा से आ रही है। सो जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर जो है पुरी में ओडिशा के अंदर फाइनली इज ओपन फॉर पब्लिक। इसका हो चुका है इनॉग्रेशन, CM साहब ने, पटनायक साहब ने इसका इनॉग्रेशन कर दिया है और अब जनता के लिए इसको खोल दिया गया है। सो क्या है ये जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर और ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में हमको देखना है। चलिए, सो ओडिशा के CM नवीन पटनायक जी ने 800 करोड़ की लागत से ये जो कॉरिडोर बनाया है, यानी मंदिर के आसपास जो वॉल के बाहर का पूरा एरिया है ना, जहां श्रद्धालु आकर के चक्कर लगा सकते हैं, उसका डेवलपमेंट किया गया है और इसको श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। ऐसा नहीं कि जो पूरी जो हेरिटेज सिटी बनाने के लिए या हेरिटेज डेवलपमेंट आर्किटेक्चर करने के लिए जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, वो तो काफ़ी बड़ा है। उसमें से 800 करोड़ रुपए सिर्फ इस प्रकल्प को बनाने के लिए लगाए गए हैं, इस कॉरिडोर को बनाने के लिए लगाए गए हैं, ताकि श्रद्धालु लोग अच्छे से अकोमोडेट हो सकें। राइट। पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में अब देखते हैं। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे प्रोजेक्ट का, जो कि 3700 करोड़ लागत का अप्रॉक्सीमेटली प्रोजेक्ट है, जिसके तहत जो होली टाउन है पुरी का, जो पवित्र नगरी है, उसको इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज के तौर पे डेवलप करना है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स इसके तहत किए जाएंगे। रीडेवलपमेंट वर्क होगा, जैसे श्री मंदिर रिसेप्शन सेंटर हो गया, श्री सेतु होगा, जगन्नाथ कल्चर सेंटर बनेगा, बीच फ्रंट का डेवलपमेंट किया जाएगा, पुरी में जो लेक है या फिर जो मूसा रिवर है उनको रिवाइव करने के लिए प्लान होंगे। तो काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स इसके तहत किए जाएंगे और इसी के अंडर में 800 करोड़ का ये जो प्रकल्प है वो डेवलप होकर के इनॉग्रेट कर दिया गया है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, ये पार्ट है आबधा स्कीम का। व्हाट इज आबधा स्कीम? ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर। सो आबधा स्कीम के तहत ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया जा रहा है। ठीक है जी। अब क्योंकि जगन्नाथ
जी का जो मंदिर है उसके परिसर, जो उसके आउटसाइड वॉल है, उसके कॉरिडोर को तैयार किया गया है, तो मंदिर के बारे में भी थोड़ा देखना बनता है। तो जगन्नाथ जी के मंदिर की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन गंग डायनेस्टी के राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव जो हैं उनके द्वारा करवाया गया था 12th सेंचुरी के अंदर। और यहाँ पे कौन किन की पूजा की जाती है? जगन्नाथ जी हैं जो अपनी बहन देवी सुभद्रा और अपने बड़े भाई श्री बलभद्र जी के साथ विराजमान है, और इन तीनों की पूजा की जाती है। और इस मंदिर को यामनिक तीर्थ भी कहा जाता है। ये 4 धामों में से एक है। भारत के 4 धाम किन्हें माना जाता है? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम, जो 4 डायरेक्शंस के अंदर है। तो पुरी उनमें से एक है, और इसको व्हाइट पगोड़ा भी कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत प्रमुख फेस्टिवल कौन सा होता है? रथ यात्रा, जो चैरियट फेस्टिवल निकाला जाता है ना हर साल, वो होता है। और बहुधा यात्रा भी यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। अगली न्यूज़ आ रही है कि इंडिया टू होस्ट ईयर लॉन्ग, साल भर लंबा रामायण फेस्टिवल फ्रॉम दिल्ली। भाई पूरे साल चलने वाला रामायण फेस्टिवल चालू हो रहा है, दिल्ली से चालू हो रहा है, और 18 यानी आज से ही चालू हो रहा है। और उसके बाद ये अलग अलग शहरों में भी जाएगा, जैसे कि लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी के अंदर। थीम क्या रहेगी इस पूरे साल भर के लंबे जो रामायण फेस्टिवल है उसकी? कनेक्टिंग द वर्ल्ड थ्रू रामायण। पूरी दुनिया को हमें रामायण से कनेक्ट करना है। और 18 जनवरी को चालू हो रहा है दिल्ली के पुराना किला ओल्ड फोर्ट से, और ये कब तक चलेगा? दिसंबर 2024 तक चलेगा। इसके अंदर 7 नेबरिंग कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगे, इंक्लूडिंग कंबोडिया, मलेशिया, लाओस, थाईलैंड, श्रीलंका एट्सेट्रा। ठीक है जी, तो साल भर का ये जो फेस्टिवल होने वाला है, या फिर रामायण का प्रोजेक्शन या डिस्प्ले होने वाला है, ये इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है। Next news is Ministry of Statistics and Program Implementation launched MP LADS या MPLADS E-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन। MPLADS E-साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने की है, नंबर 1। अब पूछा जाएगा भाई ये MPLADS क्या है? पूछा जाएगा ना, आप भी पूछोगे। MPLADS का फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो चुन करके आते हैं किसी एक एरिया से, वो अपने कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सुझाव दे सकते हैं कि भाई ये परेशानियां हैं जनता की, आप इन के ऊपर पहले काम करवाइए, और उसके लिए वो कितने अमाउंट तक के वर्क के लिए सजेशन अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे सकते हैं? 5 करोड़ पर एनम। हाँ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं ना, तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोल सकते हैं कि ये 5 करोड़ रुपए जो हैं ये इस साल हम इन कामों पे लगाएं। ये सजेशन अपनी तरफ से दिए जाते हैं, और इस स्कीम के तहत MP जो होते हैं उनको चॉइस होती है टू सजेस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन से कामों पे पहले राशि खर्च होनी है। ठीक है जी, और ये जो मोबाइल ऐप है ये क्यों लाई गई है? E-साक्षी मोबाइल ऐप, ताकि हर चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंटली हो सके, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, नहीं चल रहा है, कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, लाइव अपडेट मिल सके, इसके लिए इसको लाया गया है। कन्वीनियंस है, एक्सेसिबिलिटी है, MPs प्रपोज इजीली कर पाएंगे, ट्रैक इजीली कर पाएंगे कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज दिस होल सिनेरियो। आ गया समझ में? चले आगे। ओके, देन वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब inaugurates 12th General Assembly of Asian Buddhist Conference of Peace ABCP। करीब 5 दशक के बाद, 50 ईयर्स के बाद ABCP ऑर्गेनाइज की गई इंडिया के अंदर, और उसको वो 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इनॉग्रेट किसने की? वाइस प्रेसिडेंट साहब ने की। कहाँ की? नई दिल्ली में की। इसकी थीम क्या रही? ABCP द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ के ऊपर हमने G20 में भी काफ़ी बातचीत की थी, और वही थीम आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। देन गिफ्ट सिटी टू गेट फर्स्ट हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स। गिफ्ट सिटी कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर है। गिफ्ट सिटी इन गांधीनगर पहला हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स लेकर के आने वाली है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो है गिफ्ट सिटी गांधीनगर के अंदर, वो कोलैबोरेट कर चुका है किसके साथ में? इंडियन गैस एक्सचेंज एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के साथ में। ठीक है, और साथ में मिलकर के क्या बनाना चाह रहे हैं? ये बनाने जा रहे हैं ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स, जो कि क्या करेगा भाई? ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को इनेबल करेगा या सक्षम बनाएगा कि वो हाइड्रोजन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर या फिर डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, है ना। जैसे ट्रेड होती है ना, बाकी सारे आप देखते हो क्या होते हैं वो फाइनेंशियल
स्टॉक्स एंड शेयर्स, है ना। इसी तरह से अब फर्स्ट हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स भी आ जाएगा, तो हाइड्रोजन से रिलेटेड, हाइड्रोजन के प्राइसेस और उनसे रिलेटेड डेरिवेटिव्स, इन सब की ट्रेड भी हो सकेगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स और डेरिवेटिव्स की। और ये गिफ्ट सिटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, देन रिसर्चर्स डिस्कवर ओल्डेस्ट नोन स्किन फॉसिल, अभी तक का सबसे पुराना मिला हुआ स्किन फॉसिल, जिसमें हमारी नहीं रेप्टाइल्स की स्किन के अवशेष पाए गए हैं। ओके, फॉसिल यानी अवशेष। नियरली 300 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड, जो जीवाश्म हम बोलते हैं ना, फॉसिल्स होते हैं रेप्टाइल स्किन के, किसके, रेप्टाइल स्किन के ओक्लाहोमा केव, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, ओक्लाहोमा केव से ये पाए गए हैं। और आज के क्रोकोडाइल से थोड़े मिलते जुलते हैं, ये पूरी तरह से तो नहीं, तो हमें नहीं पता कौन से रेप्टाइल के हैं, पर किसी रेप्टाइल के सबसे पुराने फॉसिलाइज्ड स्किन हमको मिली है। और ये एंशिएंट केव सिस्टम है ओक्लाहोमा में, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है जी। देन अगली न्यूज़ आ रही है मिस अमेरिका 2024 से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, पर वन लाइनर की तरह देख लो, बिकॉज क्या पता अगर किसी एग्जामिनर को ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंटरेस्ट हो, उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया तो तब क्या करेंगे, पढ़ लेते हैं फटाफट से। सो मैडिसन मार्श, क्या नाम है, मैडिसन मार्श बिकम्स फर्स्ट एक्टिव ड्यूटी विनर ऑफ मिस अमेरिका 2024। ड्यूटी पे रहते रहते, दैट इज वाइल बीइंग इन सर्विस, इन्होंने मिस अमेरिका 2024 पैजेंट जीता है, और ये यूएस एयरफोर्स में ऑफिसर हैं, ठीक है जी। नाम क्या है, मैडिसन मार्श। मैड हो क्या, एक तरफ तो ऑफिसर और दूसरी तरफ ब्यूटी पेजेंट भी जीत रही हो, वैसे ज़्यादा सुंदर ये यहाँ लग रही है मुझे। चलिए आइए, स्विट्जरलैंड टू होस्ट यूक्रेन पीस समिट ऑन जेलेंस्कीज रिक्वेस्ट। सो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो वोलोदिमिर जेलेंस्की हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया और स्विट्जरलैंड ने उनकी रिक्वेस्ट मान ली है कि ठीक है भाई, हम यूक्रेन पीस समिट होस्ट करते हैं ताकि यूक्रेन के पीस से रिलेटेड बातचीत की जा सके। बस इतनी सी न्यूज़ है। और अब हम बढ़ेंगे हमारे रिविजन क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने अभी तक परचम की ऐप पे एसएससी जीए का कोर्स चेक नहीं किया है तो कर लीजिए। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पूरी की पूरी जनरल अवेयरनेस हमारी जिम्मेदारी है, A to Z तैयार हो जाएगी, किसी और सोर्स पे जाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इंडिविजुअल कोर्सेज और कॉम्पोजिट कोर्स मिल जाएगा। और बहुत जल्दी हम इंग्लिश का कोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं एसएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए इन पर्टिकुलर। चलिए रिविजन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट क्लेम्ड द टॉप स्पॉट एज द बेस्ट परफॉर्मर अमंग कैटेगरी बी स्टेट्स with a population of less than 1 crore in startup ranking 2022। यानी कि 1 करोड़ से कम आबादी वाली श्रेणी बी राज्यों में से किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के रूप की वजह से शीर्ष स्थान का दावा किया है। स्टार्टअप दावा तो क्या किया, मिला है उनको स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 आई ना, तो हमने देखा था कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है, कैटेगरी बी जिसमें 1 करोड़ से कम आबादी होती है, उसमें टॉप बेस्ट कौन रहा, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा था, क्या आंसर होगा, बी। इतना तो आंसर बड़ा नहीं है जितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलिए, व्हाट इज द ट्रेडिशनल शैडो पपेट्री आर्ट फॉर्म फ्रॉम आंध्र प्रदेश कॉल्ड। आंध्र प्रदेश की जो ट्रेडिशनल शैडो पपेट्री आर्ट फॉर्म है, यानी कि पारंपरिक छाया कठपुतली कला है, उसको क्या कहा जाता है। बहुत सारी पपेट्रीज हमने की हैं, बताओ आंध्र प्रदेश वाली कौन सी है, थोलू बोमलाटा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, हु रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन मैन इन 35 years टू बीट अ सीडेड प्लेयर एट अ ग्रैंड स्लैम। हाल ही में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले 35 वर्षों में पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं, कौन बने हैं, बताइए बताइए। सुमित नागपाल बने हैं, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। हु करेंटली होल्ड्स द टाइटल ऑफ इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद इन द रैंकिंग। विश्वनाथन आनंद जी को पीछे छोड़ते हुए हाल अभी इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है जी, आर प्रज्ञनंदा, रमेश बाबू प्रज्ञनंदा। ओके, विच कंट्री सेट टू होस्ट यूक्रेन पीस समिट 2024 में यूक्रेन पीस समिट। जेलेंस्की जी की रिक्वेस्ट किसने मानी थी, कौन से देश ने मानी थी, स्विट्जरलैंड ने मानी, तो सी विल बी द राइट आंसर। चलिए आप पिछले कुछ दिनों के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच टेलीविजन सीरीज वन एमी फॉर ड्रामा सीरीज इन 2024। अभी जो एमीज मिले हैं उनमें ड्रामा सीरीज के लिए किसने एमीज जीता है। सो क्या होगा राइट आंसर, ए सक्सेशन, ठीक है। फिर 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित हो रहा है, इट इज अंडरगोइंग राइट। सो 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हो रहा है, क्या आंसर है, हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा के अंदर हो रहा है। नेक्स्ट, पीएम मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द न्यू कैंपस ऑफ
नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नारकोटिक्स, नासिन, NACIN। ठीक है, नासिन का नया सेंटर कौन से स्टेट में पीएम मोदी ने हाल ही में इनॉग्रेट किया है? राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। शाबाश। अगला देखेंगे। Noted Urdu poet Munawwar Rana, who passed away recently, won Sahitya Akademi Award for his poem Shahdaba in which year? So, प्रसिद्ध उर्दू कवि मुनव्वर राणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने किस वर्ष में अपनी कविता शाहदाबा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था? विच ईयर? डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में ऐसे आते हैं। द राइट आंसर विल बी 2014। सी इज द राइट आंसर एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन पढ़िए कि जो किताब है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ये किसने लिखी है? सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। कोई भी डाउट क्वेरी कंसर्न है तो लिख दीजिएगा। काफ़ी सारी जगह हम आपसे कॉन्टैक्ट में हैं और ध्यान रखिए अपना। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।